नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स। 3 सेट इस सीरीज में आने वाले हैं, तो केवल 3 वीडियोस को देखकर आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के कंप्लीट 1 ईयर करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाता है हिस्ट्री में। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के लिए जो दावेदार हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ ही दिन पहले यूपीएससी 2022 का रिजल्ट घोषित हुआ है और इसमें अनअकैडमी के लगभग 200 स्टूडेंट्स जो हमारे क्लासेस या कोर्सेज से जुड़े हुए थे एंड 150 प्लस स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े हुए थे वो सिलेक्ट हुए हैं। इनकी सबकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। इनके इंटरव्यूज भी हम धीरे धीरे आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एज एंड व्हेन वी आर एबल टू कंडक्ट दीज इंटरव्यूज। तो इनको आप देखते रहिए। बहुत सारे इंटरव्यू हमने पाथफाइंडर चैनल पर भी अपलोड कर दिए हैं। अब आपको इस लिस्ट में आने के लिए क्या करना है, यूपीएससी 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम एक अग्निपथ बैच लेकर आ रहे हैं। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। याद रखिए, इस बैच में हम एनरोलमेंट बंद करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी बैच में कई एनरोलमेंट्स हो चुके हैं एंड वी डोंट वांट एक्सेस क्राउड इन वन बैच। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम बैच के एनरोलमेंट्स बंद कर देंगे नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप इसमें एनरोल कर लीजिए। 1 जून इसकी स्टार्टिंग डेट है। ओके, उसके बाद भविष्य में कोशिश करेंगे कि और बैच आए, लेकिन एग्जैक्टली अभी मैं आपको नहीं बता सकता कि कब बैच आएगा। 1 तारीख से मेरी क्लासेस के साथ और अन्य लेक्चरर्स की, एजुकेटर्स की क्लासेस के साथ ये बैच शुरू हो रहा है। इट विल बी लाइव बैच जिसमें 900 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। इस बैच की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर इस लेक्चर के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक्स में प्राप्त हो जाएगी। जो फैकल्टीज इसमें पढ़ाने वाले हैं आप उनके नाम यहाँ देख सकते हैं। इट्स द सेम टीम जो आपको पाथफाइंडर चैनल पर पढ़ाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं साइक्लोपियन वॉल से। देखिए, बिहार ने प्रपोजल भेजा है यूनेस्को हेरिटेज टैग के लिए कि साइक्लोपियन वॉल को ये टैग दिया जाए। पहली बात तो ये साइक्लोपियन वॉल क्या है। देखिए, रोमन एम्पायर में एक दीवार बनी थी जो उनके बॉर्डर पर बनाई गई थी और इसे साइक्लोपियन वॉल कहते हैं। ये वॉल एक्चुअली में बनाई गई थी जर्मनी, यूके, नॉर्दर्न आयरलैंड, जो एक तरह से रोमन एम्पायर का नॉर्दर्न बॉर्डर था। अब कुछ उसी प्रकार की दीवार हमारे भारत में भी मौजूद है और ये है राजगीर में। तो राजगीर आपको पता होगा कि यहाँ से मगध एम्पायर की शुरुआत होती है। इट वाज वन ऑफ द ओल्ड कैपिटल्स ऑफ मगध और इसी मगध वाली साइट में या राजगीर साइट में इस तरह की दीवार हमें देखने को मिलती है। ये पत्थर से बनी हुई दीवार है। इसमें कोई चूना या किसी तरह का सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इट इज़ एन एक्सपोज्ड वॉल। इसे कहते हैं जब पत्थर को एक दूसरे पर जमा कर बनाया जाता है तो एक एक्सपोज्ड वॉल बनती है। और ये लगभग 40 किलोमीटर लंबी दीवार है जो राजगीर या राजगृह नाम के कैपिटल सिटी को एनसर्कल करती थी। अब काम क्या है, एक दीवार का जो काम होता है दुश्मन के अटैक से बचाना। और ये दुनिया में सबसे पुरानी साइक्लोपियन मेसनरी मानी जाती है क्योंकि जो रोमन एम्पायर की दीवार है वो इसके बाद में बनी थी। ओके, अब रोमन एम्पायर की दीवार लेकिन बहुत फेमस है, लेकिन हमारी वाली इतनी फेमस नहीं है। तो कोशिश है बिहार सरकार की कि इस दीवार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिलेगा तो ये अच्छे से कंजर्व और फेमस हो पाएगी, टूरिज्म बढ़ेगा। अब इस दीवार का जिक्र बुद्धिस्ट वर्क्स में भी मिलता है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर हालांकि पूरा 40 किलोमीटर आज देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसके कई हिस्से, कई सारे पोर्शंस आज भी अच्छे से देखे जा सकते हैं, जैसा कि आप इन फोटोज में देख रहे हैं। क्लियर। और साइक्लोपियन वॉल जो है वो 1987 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा लेकर बैठी है। नेक्स्ट, बिहार में कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए, नालंदा महाविहार है। इसको कुमार गुप्त फर्स्ट ने फाउंड किया था। गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे 5th सेंचुरी में, पता ही होगा आपको। और इसे कई अन्य रूलर्स ने भी पेट्रनाइज किया, खास करके राजा हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज एंड लेटर ऑन द पाल रूलर्स ऑफ बंगाल। 2010 में भारत सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया और नालंदा यूनिवर्सिटी को राजगीर में स्थापित किया था। ये नई वाली नालंदा यूनिवर्सिटी है, पुरानी वाली जो थी उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है एंड इट इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और नालंदा महाविहार के जो रूइंस हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। यहाँ पर भी ब्रिक मेसनरी आप देख सकते हैं। तो देखिए, वो जो दीवार थी वो पत्थरों की बनी थी, वो ब्रिक्स की नहीं बनी थी, लेकिन ये वाले स्ट्रक्चर सारे ब्रिक्स के हैं। धीरे धीरे आर्किटेक्चर का भी इवोल्यूशन होता है। महाबोधि टेम्पल, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। महाबोधि टेम्पल कहाँ बना है, जहाँ पर गौतम बुद्ध की अवेकनिंग हुई थी, वेयर ही गॉट दी एनलाइटनमेंट, वहाँ पर ये टेम्पल बनाया गया है। माना जाता है कि जो पहला मंदिर यहाँ था वो राजा अशोक ने बनवाया था 3rd सेंचुरी बीसी में। उसके बाद कालांतर में ये कई बार टूटा, कई बार रिनोवेट किया गया, नया स्ट्रक्चर खड़ा किया और अभी जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली 5th या 6th सेंचुरी में बनाया गया था। ओके, एग्जैक्ट डेट्स हमारे पास इन मंदिरों की नहीं है जो 2000-2500 साल पुराने हैं। इसमें कई चेंजेस या रेनोवेशन हो चुके हैं। मल्टीपल टाइम्स इस पे अटैक भी हुए मिडिवल हिस्ट्री में। महाबोधि ट्री तक को काट दिया गया। अगर आप लोगों ने मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि महाबोधि ट्री को काट देने वाला या डिस्ट्रॉय कर देने वाला एक बंगाल का शासक था, एक हिंदू शासक था। उसका नाम अगर आप बता सकें कमेंट में तो बताइए। लेटर ऑन दिस टेम्पल वॉज ऑल्सो अटैक्ड बाय मैनी मुस्लिम किंग्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। महाबोधि टेम्पल इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में रहता है अक्सर, क्योंकि
एशियन कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर्स जब भी आते हैं भारत, तो वो कोशिश करते हैं कि महाबोधि मंदिर भी जाकर आएँ। खास करके जापान, चाइना या साउथ ईस्ट एशिया के जो डिग्निटरीज हैं, दे ऑफन विजिट दिस टेम्पल। नेक्स्ट इज महाकाल लोक कॉरिडोर, जो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के पास बनाया गया है। यूपीएससी प्राइस वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन इसमें है क्या ये ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए, जो पुराना महाकाल मंदिर है उसी के बिल्कुल पास में ये एक नया डेवलपमेंट है, जिसमें बहुत सारा नया कंस्ट्रक्शन करके एक तरह का कार्व्ड सैंडस्टोन के पिलर्स को खड़ा किया गया है, और इनमें अलग अलग प्रकार की माइथोलॉजिकल स्टोरीज को दर्शाया गया है। खास करके जैसे भगवान शिव का जो तांडव होता है, तो वो यहाँ पर पिलर्स में डिपिक्ट किया गया है। देयर आर 200 स्टैचूज एंड म्यूरल्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस शक्ति। तो 108 पिलर्स हैं इस तरह के जो आप देख सकते हैं, और इन पे बहुत ही बारीक कारीगरी करी गई है, जो अक्सर एंशिएंट या मिडीवल हिस्ट्री के टेम्पल्स में हमें देखने को मिलती थी। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है। ज्योतिर्लिंग वो मंदिर होते हैं जो भगवान शिव की उपासना के लिए बनाए गए थे। सभी का कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। एग्जैक्टली महाकाल मंदिर कब बना उज्जैन में, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई ईयर नहीं है। हाँ, कई पुराने सोर्सेस में इसका जिक्र जरूर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास के रघुवंशम में इसका जिक्र हमें मिला है। उसके अलावा पुराण्स में इसका जिक्र है। पुराण्स में कहा गया है कि इसे प्रजापति ब्रह्मा ने स्थापित किया था। फिर एक और हमें डायनेस्टी, प्रद्योत डायनेस्टी, विच इज़ वन ऑफ द डायनेस्टीज फ्रॉम मगध, उस डायनेस्टी के एक राजा को यहाँ उज्जैन में अपॉइंट किया गया था, तो उस समय इसका थोड़ा सा जिक्र मिलता है। अब याद रखिए कि देखिए, टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी जो हमें आज देखने को मिलती है, जो मंदिर हमें आज देखने को मिलते हैं, वो ज़्यादातर 3rd-4th सेंचुरी एडी के बाद बनने स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पर भी महाकाल मंदिर जो अभी करंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, वो मोस्ट प्रोबेबली 11th या 12th सेंचुरी में बना है, क्योंकि वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है जो इस डेट को हमें बताता है। लेकिन ये मंदिर पहले भी था, इट वॉज देयर एटलीस्ट 1600 ईयर्स पहले तो ये था, क्योंकि कालिदास के रघुवंशम में इसका क्लियरली जिक्र मिला है। एग्जैक्ट डेट्स अगेन ना तो कोई पूछता है और ना ही हमें अभी तक मालूम है, ठीक है। लेकिन ये इतना पुराना है, तो अभी मॉडर्न टाइम वाले में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यूपीएससी आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि इसके आर्किटेक्चर का स्टाइल क्या है। तो स्टाइल है इसका भूमिज स्टाइल, जो परमार राजाओं ने बहुत ही फेमस कर दिया था। तो देखिए, सेंट्रल इंडिया में जो परमार राजपूत डायनेस्टी रूल करती थी, उसने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, मेनी टेम्पल्स वर बिल्ट, और उनकी एक स्पेशल स्टाइल है जिसको भूमिज स्टाइल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, रोटेटिंग स्क्वायर सर्कल प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है शिखर बनाने के लिए। तो इसमें ऊपर आपको ये जो शिखर में सर्कुलर डिस्क जैसा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, और उसके अलावा नीचे जो है ये स्ट्रक्चर थोड़ा स्क्वायर जैसा है। तो ये स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, दोनों का मिक्स इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। ये जो फोटोग्राफ है ये 11वीं सदी के ही नीलकंठेश्वर मंदिर का फोटो है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये भूमिज स्टाइल का एक टिपिकल एग्जाम्पल माना जाता है। तो महाकाल मंदिर भी कुछ कुछ इसी स्टाइल में बना है। और अगेन, इसमें मॉडर्न टाइम में बाद में कुछ रेनोवेशन हुए, नॉट मॉडर्न, मिडिवल टाइम में कुछ कुछ रेनोवेशन हुए, लेकिन जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही वाला है, भूमिज स्टाइल। और परमार डायनेस्टी ने इसको अपनाया और इस स्टाइल को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया, खास करके मालवा रीजन में। तो ये आपको याद रखना है, यूपीएससी पूछेगा तो ये सवाल आपसे भूमिज स्टाइल वाला पूछेगा। और यहाँ पर देखिए, भस्म आरती होती है जिसमें एशेस के माध्यम से पूजा करी जाती है, और इस समय महिलाओं को यहाँ पर मंदिर में अलाउ नहीं करते हैं। अगला टॉपिक है प्रसाद प्रोजेक्ट। 2 मंदिरों में लागू किया गया, वहाँ पर फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। इनमें से एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रुद्रेश्वर टेम्पल, विच इज़ द लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। उसके अलावा एक और मंदिर है, श्री सीता रामचंद्र स्वामीवरी देवस्थानम। ये है भद्राचलम में, और भद्राद्री कोठागुडेम डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना में स्थित है, यहाँ पर ये आया है। अनदर प्रोजेक्ट कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट रुद्रेश्वर टेम्पल एट मुलुगु इन द स्टेट। तो ये 2 मंदिर हैं जिनमें ये प्रोजेक्ट लागू किया गया है, जिसके तहत बहुत सारी फैसिलिटीज़ डेवलप करी जाती हैं श्रद्धालुओं के लिए। तो ये पहला मंदिर है, श्री सीता रामचंद्र स्वामीवरी देवस्थानम, और ये देख सकते हैं आप, गोदावरी नदी पीछे बह रही है। इस गोदावरी नदी के किनारे पर ये मंदिर स्थित है। टिपिकल साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के इसमें आपको एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। एनक्लोज्ड वॉल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस का जो गोपुरम है ये बहुत ही बड़ा है, और इस तरह के अन्य एग्जाम्पल्स जो आपने आर्किटेक्चर में ज़रूर पढ़े होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मंदिर लगभग 350 साल पुराना है, और इसमें जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि माता सीता और भगवान राम के लिए ये बनाया गया था। और यहाँ पर अभी जो फैसिलिटीज़ डेवलप करी गई हैं वो 41 करोड़ रुपीज़ के बजट के साथ करी गई है, ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे ये मंदिर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 17वीं सेंचुरी में इसे बनाया गया था बाय अ लोकल तहसीलदार कंचारला गोपन्ना, जिनको कई बार भक्त रामदास भी कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज अ राम भक्त, ओके। अब यहाँ पर ये वाली फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। फैसिलिटीज़ यूपीएससी नहीं पूछता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट हैं, कभी जाएँ तो आपके लिए काम में आएंगी।
हाँ, पूछा जाने वाला फैक्ट है, रुद्रेश्वर या रामप्पा टेम्पल, आई एम श्योर आप सभी ने ये पढ़ रखा होगा, काकतीय स्टाइल का हिंदू टेम्पल है। ये भी भगवान शिव के लिए बनाया गया है। इसकी लोकेशन है मुलुगु इन तेलंगाना, रामप्पा लेक के नज़दीक है। और ये 1213 में बनाया गया था बाय रेचेरला रुद्र, जो काकतीय डायनेस्टी में एक आर्मी जनरल थे। तो ये राजा के द्वारा नहीं बल्कि आर्मी जनरल के द्वारा बनाया गया एक मंदिर है। और ये लेटेस्ट एडिशन है भारत का टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। ओके, तो इसका ईयर याद रख लेना, 1212 से लेकर 1234 के बीच में ये बनाया गया था। एंड इट इज़ डिजाइंड बाय रामप्पा, आफ्टर हुम द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुलाई 2021 में शामिल किया गया था। मार्को पोलो यहाँ पर विजिट करके गया था और उसने इसे ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल्स कहा है। अगला है राजस्थान का मानगढ़ धाम। ये न्यूज़ में था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ गए और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर इसे एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। तो मानगढ़ पहाड़ी की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ राजस्थान इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक तरह का ट्राई जंक्शन बनता है, जहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर मालवा दैट इज़ मध्य प्रदेश एंड यहाँ गुजरात, तो इनके बिल्कुल बॉर्डर पर यहाँ स्थित है मानगढ़ पहाड़ी। ठीक है, तो ये जो मानगढ़ पहाड़ी है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था 1913 में। लगभग 1500 ट्राइबल्स की यहाँ मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या करी जाती है एक तरह से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा। दे वर किल्ड बाय द फायरिंग ऑफ द ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स। और आर्मी की गोलियाँ क्यों चली थी? क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये एक पहाड़ी है, मानगढ़ पहाड़ी, जहाँ पर एक रिलीजियस लीडर गोविंद गुरु के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा था और उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। प्रदर्शन क्यों हो रहा था? बंधुआ मजदूरी, एग्रीकल्चरल टैक्सेस, इनके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा था। आसपास के प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो अंग्रेज़ों से मदद मांगते हैं। अंग्रेज़ों ने अपनी आर्मी भेजी और 1500 भील ट्राइबल्स की यहाँ पर डेथ हो जाती है। इसे मानगढ़ मैसेकर कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। एंड टेक्निकली दिस टुक प्लेस बिफोर जलियांवाला बाग इन 1913। और लगभग सेम तरह की एट्रॉसिटी यहाँ पर भी थी कि एक निहत्ती भीड़ पर गोलियां चला दी गई। ओके, तो यहाँ पर एक बड़ा सा अब स्मारक बन गया है और इसे नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में घोषित किया गया है। गोविंद गुरु का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद गुरु इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे और इनका इन्फ्लुएंस राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में था। भील और गरासिया ट्राइब्स जो यहाँ रहती हैं उनके ये एक रिलीजियस लीडर भी थे। एंड धीरे धीरे इन्होंने उनके पॉलिटिकल मुद्दों को भी उठाना शुरू किया और एक तरह का रेनेसां मूवमेंट यहाँ पर शुरू कर दिया। 1903 में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन किए, शराब छुड़वाई, आदिवासी समाज को कहा कि आप शराब मत पीजिए, सोशल इविल्स को हटाइए। तो सोशल रिफॉर्मर के साथ साथ ये धीरे धीरे पॉलिटिकली भी एक्टिव हो रहे थे। अब ये पूरा आंदोलन एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो 1880 के दशक से ही चल रहा था। 1910 के आसपास ये काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ एंड फाइनली 1913 में ये मानगढ़ मैसेकर होता है। इस घटना के बाद गोविंद गुरु को भी अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई थी, पर मौत की सज़ा दी नहीं जा सकी क्योंकि अंग्रेज़ों को डर था कि अगर इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया तो शायद बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उन्हें 20 साल जेल में रखा गया। एंड 20 साल जेल में रहने के बाद वो फाइनली जेल से छूटते हैं और तब भी इन प्रिंसली स्टेट्स ने अलाउ नहीं किया कि ये यहाँ पर आएँ और कहीं आकर फिर से आंदोलन ना चालू कर दें। देन वी कम टू मोदी जीज होम टाउन वडनगर, मोधेरा सन टेम्पल जो उसके पास ही स्थित है, ऊनाकोटी, ये सभी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो देखिए, गुजरात का वडनगर टाउन, फिर मोधेरा, ये भी गुजरात में है जहाँ पर एक सन टेम्पल है, और त्रिपुरा में ऊनाकोटी नाम की जगह है जहाँ रॉक कट स्कल्पचर्स हैं। इन सभी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। कि टेंटेटिव लिस्ट होता क्या है? ये वो साइट्स होती हैं जिन्हें एक बार के लिए कंसिडर किया जा रहा है फाइनल लिस्ट के लिए। इनमें से हो सकता है कुछ को सिलेक्ट कर लिया जाए, कुछ को नहीं भी किया जाए। तो टेंटेटिव लिस्ट इज लाइक अ प्रिलिमिनरी स्टेज। ये इनका प्रिलिम्स है, फिर फाइनल मेंस पार करके फिर आप पहुंचते हैं उस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। इंडिया हैज़ 52 साइट्स ऑन टेंटेटिव लिस्ट एज ऑफ 2022 दिसंबर। तो वडनगर जो कि मोदी जी का होम टाउन है, ये महसाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसका पुराना नाम है अनर्थपुर। ठीक है, अनर्थ इस टाउन को कहते थे और आनंदपुर भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लोकेशन थी। यहाँ पर कई बुद्धिस्ट साइट्स देखी गई थी, खास करके जो जुआंगजांग है, यानी कि ह्यूआन सांग जिसे हम कहते हैं कई बार, आमतौर पर एक्चुअल नाम उनका जुआंगजांग था। ही वॉज अ चाइनीज़ ट्रैवलर। उन्होंने इस वडनगर के बारे में स्पेशली जिक्र किया है और बताया है अपनी राइटिंग्स में कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट हैं, विहार है, एट्सेट्रा। ये टाउन इंपॉर्टेंट माना जाता था क्योंकि यहाँ पर ट्रेड रूट है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर ये स्थित है। एंड इट कनेक्टेड एरियाज लाइक सिंध, नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू रीजन्स ऑफ गुजरात। ये वडनगर की मैप पर लोकेशन है। इट इज सिचुएटेड अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ अहमदाबाद इन नॉर्थ गुजरात। हालांकि पुराने शहर की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आज मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट गेट्स जो कि इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने बारीक तरीके से इन पर कारीगरी करी गई है, ये आज भी हम देख सकते हैं। देन कमिंग टू सन टेम्पल मोधेरा। तो मोधेरा नाम की जगह पर ये सूर्य मंदिर है, सूर्य को समर्पित मंदिर है। भारत में
वैसे तो कई सूर्य मंदिर हैं, लेकिन रिलेटिवली इनकी संख्या कम होती है। दे आर नॉट एज कॉमन एज लेट्स से अ शिव टेम्पल और अ विष्णु टेम्पल। तो सूर्य के मंदिर बहुत ही गिने चुने हैं, और जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी सन टेम्पल्स को आपको पढ़ना है। देर इज़ नॉट जस्ट वन सन टेम्पल इन इंडिया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे सूर्य मंदिर हैं, उनमें से मोधेरा वाला जो है वो केवल सन टेम्पल के नाम से फेमस हो गया है ना, वरना सन टेम्पल तो और भी हैं। मोधेरा ये भी महसाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वडनगर की तरह। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? पुष्पवती। ठीक है, पुष्पवती नदी के किनारे ये जगह स्थित है। ये बनाया था भीम वन ऑफ द चालुक्य और द सोलंकी डायनेस्टी। तो भीम सोलंकी या भीम जो चालुक्य डायनेस्टी को ही सोलंकी डायनेस्टी गुजरात में कहा जाता है, इसके रूलर थे भीमा द वन, उन्होंने ये बनाया था। अब आपसे एक मैं सवाल पूछता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा कि रानी की वाव जिन रानी ने बनाया वो भी भीम की वाइफ थी। वॉज दिस भीमा वन और भीमा टू? आपको आंसर मुझे देना है कमेंट में, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई वर्शिप नहीं होती है एक्टिवली, और ये अभी ASI के मॉन्यूमेंट्स के तहत आता है। इसका अगर आप बेसिक आर्किटेक्चर देखोगे तो यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। इसके आगे एक बहुत बड़ा कुंड है, रिजर्वॉयर है, जहाँ पर पानी का स्टोरेज होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। द प्लान फ्रॉम बेसिक इज गूढ़ मंडप द श्राइन हॉल, देन सभा मंडप द असेंबली हॉल। तो ये दोनों यहाँ पर देख सकते हैं, गूढ़ मंडप, सभा मंडप और ये कुंड जो रिजर्वॉयर है। इसकी स्टाइल जो है मारू गुर्जर स्टाइल है। ये मारू गुर्जर स्टाइल के मंदिर राजस्थान और गुजरात में 9th to 12th सेंचुरी के बीच में बनाए गए थे। इसको कई बार गुजरात में चालुक्यन स्टाइल या सोलंकी स्टाइल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह की कारीगरी हमें रानी की वाव में भी देखने को मिलती है, जो पाटन में स्थित है। सो दिस पाटन एंड मोधेरा आर नियर बाय, ठीक है। पाटन मोधेरा नियर बाय थे, और ये सोलंकी डायनेस्टी का कोर एरिया है। यहीं से सोलंकी डायनेस्टी स्टार्ट होती है और रूल करती है पूरे गुजरात पर। ये इसका एक एरियल व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूढ़ मंडप, सभा मंडप, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कुंड या रिजर्वॉयर जिसमें पानी भर जाता है, और बारिश के समय बहुत ही शानदार व्यू आता है यहाँ से पानी गिरते हुए कुंड में, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगले टॉपिक हम कवर करेंगे सेट 2 में। तो आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। कुछ अगले 2-3 दिन हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, जिसमें लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताएंगे प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स का पेपर एनालिसिस, रिएक्शन, सारे वीडियो आपको पाथफाइंडर चैनल पर देखने को मिलेंगे। पाथफाइंडर की टीम द्वारा इनको लाइव किया जाएगा। पेपर 1 का एनालिसिस आप देख सकते हैं, पेपर 2 का एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अब लाइव हो चुकी है, तो अग्निपथ बैच के साथ साथ अब अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एंड मेंस टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है, जो केवल 2500 और 3000 रुपये में अवेलेबल है। सेम टेस्ट सीरीज अग्निपथ बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल रहेगी। अगर आप बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। याद रखिए, ये सारे प्राइसेस आपको महिपाल कोड इस्तेमाल करने पर मिलेंगे। हम 15 जुलाई को अपना नया हिंदी बैच भी लॉन्च कर रहे हैं, पाथफाइंडर बोध बैच, जो एक हिंदी बैच है। ये भी केवल 8000 रुपये में होगा। इसमें हम कुछ नए फैकल्टीज़ को भी लॉन्च कर रहे हैं, आप उनसे आपको जल्दी मुलाकात करवाएंगे। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन दिस, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। पर्सपेक्टिव सीरीज़ को देखना ना भूलें, एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स के एक्सपीरियंसेस को जानें, उनसे इंस्पायर होइए। PDF आपको नीचे दिए गए लिंक पर भी मिल जाएगा, और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो करना ना भूलें।